हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में व्याकरण का संधि पढ़ेंगे। व्याकरण में आपकी संधि दी गई है। संधि बेटा पढ़ेंगे आज हम लोग। संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके भेद क्या हैं और उसके उदाहरण आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि होती क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो हम संधि के बारे में जानेंगे। जब दो वर्णों के मेल से, जब हम दो वर्णों को आपस में बेटा मिलाते हैं और जब उसमें परिवर्तन होता है, एक नया शब्द बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि। जब आप दो वर्णों को बेटा आपस में मिलाओगे और एक नया शब्द बन जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संधि। संधि किसे कहेंगे, दो वर्णों के मेल से बनने वाले नए शब्द को हम क्या बोलेंगे, संधि। ठीक है। फिर हम संधि बेटा, संधि के बाद संधि के प्रकार कितने होते हैं, सबसे ज़रूरी है आपका संधि के प्रकार को समझना। संधि बेटा हमें संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसके नाम क्या हैं, देखिए। जैसे पहला आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। बेटा जैसे देखिए हिंदी में भी आपकी संधि होती है, तो हम हिंदी में इसे बोलेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। लेकिन संस्कृत में बेटा सेम वही नियम रहेगा, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे स्वर को हम लोग बोलेंगे अच और व्यंजन को बोलेंगे हल और विसर्ग को विसर्ग ही कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग पढ़ते हैं क्रिया, क्रिया हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसी को वर्ब कहते हैं और संस्कृत में धातु। लेकिन काम बेटा वही होता है, सिर्फ नाम बदल जाता है। तो सेम वैसा संधि में भी है आपका अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो हम समझे आज पहले कि स्वर संधि जो है हमारी मतलब संधि है। संधि के प्रकार कितने, संधि हमारे 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 ही प्रकार की संधियों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, आपकी पहले नंबर की दी हुई है स्वर संधि। स्वर संधि है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एक एक संधि के बारे में बेटा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे संधि का क्या नाम दिया गया है, स्वर संधि। ठीक है। अब बेटा स्वर संधि जो है, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। जैसा आपको पता है, हम लोग स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, ये 5 होते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में। बेटा हम लोग एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपका स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। फिर स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, तो उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। 5 प्रकार में सबसे पहला कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि। ठीक है। अब बेटा देखो, सबसे पहले आप ये सोचो स्वर संधि। स्वर का नाम बेटा जैसे जिसका नाम है सेम वैसा ही उसका नियम है, वैसे ही उसके काम है। स्वर जो आपका आ से लेकर के आह तक होता है, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई। तो बेटा ये स्वर संधि जो है, ये जिसमें भी टूटेगी हमेशा स्वर में टूटेगी। ठीक है। इसका जब भी विच्छेद किया जाएगा तो स्वर में विच्छेद किया जाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, स्वर संधि। ठीक है। इसका नाम किस लिए पड़ा स्वर, क्योंकि ये जब भी टूटेगी, जब भी इसका विच्छेद किया जाएगा तो ये हमेशा स्वर में टूटेगी, इसलिए इसका नाम स्वर संधि है। ठीक है। फिर जब स्वर संधि में हम लोग दीर्घ के बारे में पढ़े, स्वर संधि के पहला प्रकार क्या हुआ आपका, दीर्घ संधि हुआ। तो बेटा अब दीर्घ संधि क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा। बेटा मतलब जब भी ये संधि आपस में विच्छेद किया जाएगा तो हमेशा बड़े की ओर संकेत, मतलब बड़े में परिवर्तन होगा। अब आप सोच रहे हो कि बड़ा मतलब कैसे, देखिए जैसे हम लोग अगर आ है और प्लस आ आपस में मिलेगा तो हमेशा किस में बनेगा, बड़ा आ। तो देखिए बड़ा हुआ ना, छोटी ई बड़ी ई हमेशा मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ, री प्लस बड़ी री मिल करके बड़ी री। हमेशा देखिए बेटा बड़ा मतलब दीर्घ, इसलिए इस संधि का नाम क्या पड़ा है, दीर्घ संधि। ठीक है। हम इसकी एक छोटी सी परिभाषा भी समझ लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया वही देखिए लिखा भी है। जब दो शब्दों की संधि करते समय आ बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा आ हो तो क्या बनता है, हमेशा बड़ा आ। छोटी ई बड़ी ई के साथ हो और ई हो तो बड़ी ई, ऊ और ऊ हो तो बड़ा ऊ। ठीक है।
इस संधि को हम क्या कहेंगे? ह्रस्व संधि कहेंगे। जैसे आपका देखिए बेटा लिखा हुआ है पुस्तक धन आलय। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं तो इसको आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए दिया हुआ है पुस्तक धन आलय। अब ये पुस्तकालय कैसे हो गया? अब यहीं पर हम इसको समझते हैं। देखिए हमेशा अक्षर का लास्ट वाला देखिए का है ये हमेशा बेटा देखिए हमारा छोटा आ जो है वो हमेशा शब्दों में छिपा होता है। अभी ये बड़ा आ होता तो हम बड़ा आ की मात्रा लगा देते, लेकिन छोटा आ है तो हम तो छोटा आ छिपा होता है, तो का को हम किससे इंगित करेंगे? छोटा आ से। और आलय है, बड़ा आ लिखा ही है, आ प्लस बड़ा आ जब ये मिलेगा बेटा तो हमेशा क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो इसलिए हम इसे इसका क्या बन जाएगा शब्द? पुस्तकालय। देखिए आपका पुस्तक प्लस आलय जब मिला तो एक नया शब्द बन गया। क्या बन गया? पुस्तकालय। ठीक है, इसलिए इसका नाम दीर्घ संधि पड़ा है। ठीक है, फिर अब देखो दीर्घ संधि का जो है वो सूत्र भी है बेटा। संस्कृत में इसका सूत्र भी होता है। हिंदी में आप इसका सूत्र नहीं पढ़ते हो, लेकिन संस्कृत में क्या है? इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः मतलब जो भी अक्षर हो गए वो हमेशा बड़े में परिवर्तन होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, फिर बेटा देखिए जो भी मैंने आपको समझाया मैंने इसके नियम भी आपको बताए जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। संधि में बेटा ये सबसे इजी संधि है। आप जब भी तोड़ो, जहाँ भी आपको छोटा बड़ा मिले, छोटी बड़ी ई मिले, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिले, या सेम ऊ मिले, री मिले, तो हमेशा वो किस में जाएगा? दीर्घ संधि में। सेकेंड चीज़, और हमेशा स्वर है। आपसे कोई पूछे कि ये कौन सी संधि है तो ये आप किस में टूट रहा है? स्वर में टूट रहा है, इसलिए ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। तो इसके मैं आपको नियम भी बता दी हूँ और नियम लिखा भी है जिससे आप आसानी से इसको समझ लो। देखो पहला क्या बोल रहा है? आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। फिर देखिए आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। फिर ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। देखिए बेटा हमेशा बड़े में ही चेंज हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है? बड़े में। देखिए जैसे ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, री प्लस री बराबर बड़ा री। ठीक है, तो आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसमें आपको क्या, जहाँ भी आपको ये सब दिखेंगे, अक्षर दिखेंगे, आप इसको आसानी से परिवर्तित कर लोगे। तो हम आपको देखिए इसमें के कुछ उदाहरण भी बताएं। मैंने आपको जैसा कहा ना कि हम सिर्फ आज एक संधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न लगाएंगे जिससे हमें ये संधि एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने देखिए आपको कुछ इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। देखिए लिखा है ना हिम प्लस आल्याह। देखिए हिम में माँ क्या है? आपका छोटा आ है और प्लस बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ जब मिलता है तो क्या बन जाता है? बड़ा आ। तो आपका क्या हो गया? हिमालय। क्या हो गया बेटा? आपका हिमालय। ठीक, अब देखिए एक छोटी ई का भी हम लोग करते हैं। देखिए रवि, रवि में छोटी ई और प्लस इंद्रा है। इंद्रा भी बेटा देखो छोटी ई है। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो क्या हो गया आपका? रविंद्र। ठीक है, फिर देखिए ऊ वाला भी एक हम लोग समझते हैं। लघु प्लस उत्तरम। ऊ प्लस ऊ, देखिए लघु का ऊ है ना, ऊ की मात्रा लगी है और प्लस इधर भी ऊ है, तो ऊ और ऊ जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ, लघुतरम। ठीक है, एक हम लोग री वाला भी समझते हैं। देखिए पितृ धन ऋणम। देखिए ता के नीचे री लगा हुआ है बेटा, री और प्लस री। जब री और प्लस री मिलेगा तो हमेशा क्या बन जाएगा? बड़ा री। तो ये कौन सी संधि आपकी हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, तो बेटा हम जितना भी इसके अभ्यास प्रश्न लगाएंगे उतना ही हमें समझ में आ जाएगी। और आपको दिमाग में सिर्फ दो चीज़ बैठाना है कि ये क्यों स्वर है, क्योंकि ये हमेशा जब भी विच्छेद होगा तो वो स्वर में होगा। सेकंड चीज़, ये दीर्घ संधि क्यों है, क्योंकि दीर्घ संधि का नियम क्या है? दोनों तरफ बेटा आपको आ, छोटा आ मिलेगा, सेम ही मिलेगा, छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या री सेम वर्ण मिल रहे हैं। इस वजह से ये किस में जाएगा? आपका दीर्घ संधि। ठीक है, ये आपका किस में हो गया? दीर्घ संधि। हम लोग इसके अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न लगाएंगे जिससे हमें ये अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। और बेटा इसके आगे के जो और भाग दिए गए हैं उसको हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। ठीक है, चलिए ओके।